तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 5 स्टार्ट करते हैं एडवांस फार्माकोलॉजी के लिए। वेलकम बैक टू द क्लास। ठीक है, और यूनिट 5 क्या है? ऑटोक्वाइड्स, लोकल हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, देखो हमारे बॉडी में दो तरह के केमिकल सिग्नल्स होते हैं। पहला एक एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। दूसरा एक ऑटोक्राइन या पैराक्राइन सिग्नल होते हैं जो कि लोकली काम करते हैं, ये सिस्टमिक काम करते हैं। पहला एंडोक्राइन सिग्नलिंग, ये एक सिस्टमिक सिग्नल होता है जिसको मतलब पूरी बॉडी में काम करता है। एक ग्लैंड से निकल के ये हार्मोन निकलता है और ब्लड में ट्रैवल करता है। ठीक है, एक ऑर्गन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होकर पूरे ब्लड के थ्रू ट्रैवल करता है। ठीक है, और लेकिन ऑटोकाइड्स बिल्कुल अलग होते हैं। ये लोकल हार्मोन है और ये पैराक्राइन या ऑटोक्राइन के सिग्नलिंग से काम करते हैं, यानी ये सिर्फ अपने आसपास के ही सेल में एक्शन करते हैं। एक सिक्रेटिंग सेल से निकलता है, ठीक है, सपोज दैट दिस इज़ अ सिक्रेटिंग सेल, और ये यहाँ से निकला और अपने आसपास वाले सेल पे काम करता है। अब इनका डेफिनेशन याद रखो। ऑटोकाइड्स हैं इंडिजिनियस सब्सटेंस होते हैं जो लोकल हार्मोन की तरह काम करते हैं वाया लोकल पैराक्राइन या ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। सिंपल सी बात है। ठीक है, पहली बात, ये इंडोक्राइन टिश्यू से सिंथेसाइज होते हैं, जैसे म्यूकोसा, एंडोथेलियम और मैस्ट सेल। ठीक है, दूसरी बात, इनकी हाफ लाइफ बहुत ही शॉर्ट होती है क्योंकि ये रैपिडली लोकल एंजाइम से डिग्रेड होते रहते हैं। तीसरी बात, की क्लासेस अमाइंस में हिस्टामिन, और 5-HT, पेप्टाइड्स में किनेन्स। अमाइंस में हिस्टामिन, 5-HT, पेप्टाइड्स में किनेन्स, ऑपॉइड्स, और लिपिड्स में प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब आते हैं हिस्टामिन पर। ठीक है, ये कैसे बनता है और कहाँ स्टोर होता है? हिस्टामिन बनता है एल हिस्टिडीन एमिनो एसिड से। एल हिस्टिडीन एमिनो एसिड से एक एंजाइम एल हिस्टिडीन कार्बोऑक्सीजिलेज, जो कि एल हिस्टिडीन को कन्वर्ट करता है हिस्टामिन प्लस CO2 में। ये कन्वर्जन सिंपल है और याद रखने वाली बात यह है कि सिर्फ एक ही एंजाइम इन्वॉल्व है। कौन से एंजाइम का नाम फिर से बोलेंगे? एल हिस्टिडीन कार्बोऑक्सीजिलेज। ठीक है, अब ये हिस्टामिन इमीडिएटली यूज नहीं होता है, ये मास्ट सेल के अंदर स्टोर्ड होता है। छोटे छोटे ग्रैन्युल्स पॉकेट्स बना के ये उसके अंदर स्टोर्ड होता है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रिलीज कैसे होता है? अब दो तरीके हैं इसके रिलीज होने के। पहला है इम्यूनोलॉजिकल ट्रिगर, दूसरा है केमिकल या फिजिकल ट्रिगर। ठीक है, पहला इम्यूनोलॉजिकल ट्रिगर में क्या होता है? एंटीजन क्रॉस लिंकिंग IgE एंटीबॉडी के साथ बाइंड करते हैं और ये एक टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का पार्ट है, जो कि एलर्जी या एनाफिलैक्सिस। दूसरा केमिकल या फिजिकल ट्रिगर, बेसिक ड्रग्स जैसे मॉर्फिन डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट करेंगे ग्रेन्यूल से तो हिस्टाडीन रिलीज हो जाएगा। फिर ये मैकेनिकल ट्रॉमा से भी रिलीज होता है। तो समरी क्या है इसमें? एल हिस्टिडीन डिकार्बोक्सिलेज, हिस्टामिन गोज टू द सेल, मास्ट सेल। कौन से सेल में स्टोर होता है? मास्ट सेल। और यहाँ से रिलीज होने के दो तरीके हैं, या तो इम्यूनोलॉजिकल ट्रिगर होता है या फिर केमिकल या फिजिकल ट्रिगर होता है।
अब बात करते हैं हिस्टामिन रिसेप्टर की। ये 4 टाइप के होते हैं, H1, H2, H3, H4। H1 रिसेप्टर ये GQ प्रोटीन्स कपल्ड रिसेप्टर होता है, ठीक है। और H2 एक GS प्रोटीन होता है, और H3 GI या G इनहिबिटरी प्रोटीन रिसेप्टर होता है। G4 भी GI रिसेप्टर होता है। एक शॉर्टकट याद रखने के लिए H1, H2, GQ और GS, ठीक है। ये दोनों एक्साइटेटरी नेचर के होते हैं, ठीक है। और H3 और H4 GIO, इसका मतलब ये इनहिबिटरी नेचर के होते हैं। CMP डिक्रीज करते हैं, ठीक है। अब इसके एक्शन देख लेते हैं। H1 कहाँ पे काम करता है? स्मूथ सेल कॉन्ट्रैक्शन में, एंडोथेलियल परमिलिटी में, CNS अराउजल में। H2 कहाँ पर काम करता है? गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन में, कार्डियक स्टिमुलेशन में। H3 कहाँ काम करता है? प्री साइनेप्टिक ऑटोरिसेप्टर इन CNS, इनहिबिट द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। H4 कहाँ काम करता है? इम्यून सेल कीमोटैक्सिस में, साइटोकाइन सिक्रेशन इन इन्फ्लेमेशन में। अब देखते हैं हिस्टामीन बॉडी में प्रैक्टिकली क्या करता है। 2 मेजर एरिया है, पहला है वेस्कुलर डायनामिक्स और दूसरा है व्हील, ठीक है। पहला है वेस्कुलर डायनामिक, जिसको ट्रिपल लॉ ऑफ लुईस भी कहते हैं। इसमें फ्लैश, व्हील, फ्लेयर आते हैं। अब तीनों में डिफरेंस समझते हैं। क्या है फ्लैश? पहला है फ्लैश। फ्लैश डायरेक्टली कैपिलरी एक्शन से रेड स्पॉट बनता है, लाइक जहाँ पे ये इफ़ेक्ट हुआ है, ये कैपिलरी एक्शन की वजह से रेड स्पॉट बनता है, ठीक है। अब है दूसरा है व्हील। इंक्रीज्ड वेन्युलर परमिलिटी, मतलब जो उसके आसपास इफेक्टेड एरिया के आसपास जो भी वेन्यूल्स होते हैं उसका डायलेशन होता है, जिसके वजह से वहाँ पे वाटर रिटेंशन होता है और उसको इडिमा कहते हैं, मतलब स्वेलिंग कह सकते हैं आम भाषा में उसको, ठीक है। स्वेलिंग या रिटेंशन ऑफ वाटर। ठीक है। तीसरा है फ्लेयर के एक्सॉन रिफ्लेक्स, वैसोडाइलेशन के सराउंडिंग रेडनेस की वजह से आती है, ठीक है। ये तीनों मिलाकर ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ लुईस बनाते हैं और एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेजर है मेजर एरिया है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, स्पेसिफिकली गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। H2 रिसेप्टर जो कि पेराइटल सेल्स पे होता है, वो हिस्टामीन को एक्टिवेट करता है, हिस्टामीन से एक्टिवेट होता है और GS के थ्रू CMP को बढ़ाता है, एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होती है और पोटाशियम हाइड्रोजन ATPase पंप, पोटाशियम हाइड्रोजन ATPase पंप ये रहा, ठीक है। प्रोटॉन पंप से स्टिमुलेट होती है, इससे बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड HCl प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसी वजह से H2 रिसेप्टर ब्लॉकर जैसे रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, पेप्टिक अल्सर जैसे डिजीज़ में इफेक्टिव होते हैं। ये पाथवे को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। अब आते हैं एंटीहिस्टामिन पर। ये ड्रग्स हैं जो H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं और इन्हें 2 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। दोनों जनरेशन के मैकेनिज्म सेम है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म और इन्वर्स एगोनिज्म, दोनों सेम बात है, ठीक है। दोनों का मैकेनिज्म सेम है। एग्जाम्पल डायहाइड्रोपिरिडामिन, साइक्लोफिनारमिन, प्रोमिथाजिन। सेकेंड जनरेशन में सेट्रिजीन, लोराटिडीन, फेक्सोफेनाडिन
पीएनएस पेनिट्रेशन बहुत ही हाई होता है, जिसकी वजह से हमें स्लीपिंग इफेक्ट देखने को मिलता था या ड्रॉजिनेश मिलता था। अब इसकी साइड ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की इसकी एबिलिटी कम है, क्योंकि ये लिपोफोबिक होता है, और ये फर्स्ट जनरेशन वाले लिपोफिलिक होते थे, सेकेंड जनरेशन वाले लिपोफोबिक होते हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या है? मार्क सिडेशन, क्योंकि हमारे ब्रेन में भी हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता था, जिसकी वजह से हमें सिडेशन, हल्की नींद आती थी, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, ड्राई माउथ। और ये नॉन सिडेटिंग होते हैं, डिवॉइड ऑफ सिग्निफिकेंट एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, क्योंकि ये क्लिनिकल यूटिलिटी क्या है? एलर्जिक रेनिटिस, मोशन सिकनेस या एक्यूट स्लीप इंडक्शन में काम आता है। ठीक है, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट ऑफ एलर्जिक रेनिटिस या क्रॉनिक यूर्टिकारिया। ठीक है, स्लाइड में बीबीबी का डायग्राम देखो आप। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन को ब्लू कैप्सूल के बीबी की ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू निकल जाते हैं, लेकिन सेकेंड जनरेशन को ग्रीन मॉलिक्यूल्स को पीजीपी पंप वापस बाहर कर देता है। तो पीजीपी पंप अगर कोई भी एंटीहिस्टामिन ब्रेन को ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की कोशिश करता है, अगर वो फर्स्ट जनरेशन का है तो वो ईजिली क्रॉस कर जाता है, लेकिन जो सेकेंड जनरेशन का है उसको पीजीपी पंप इफ्लक्स कर देती है, मतलब अंदर आने पे भी बाहर निकाल देती है। दिस इज़ द मेन रीज़न दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग अ साइड इफ़ेक्ट मार्क्ड बाय द फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, अब अगले स्लाइड में देखते हैं। अब हम मूव करते हैं सेरोटोनिन यानी 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन या 5-HT पर। बायोसिंथेसिस पाथवे देखो, एल ट्रिप्टोफैन एक एसेंशियल एमिनो एसिड है, और ये ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम से रिएक्ट करता है, और यही रेट लिमिटिंग स्टेप है। इससे बनता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन यानी 5-HTP, और एक कार्बोक्सिलेशन से बनता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन यानी 5-HT। इसको हम सेरोटोनिन भी कहते हैं। ठीक है, अब यह स्टोर कहाँ होता है? प्राइमरी सिंथेसिस साइट, ये जीआई ट्रैक्ट के इंटेरोक्रोमोफिन सेल्स, जीआई ट्रैक्ट के इंटेरोक्रोमोफिन सेल्स में ये स्टोर्ड होता है। कितने %? 90%। ठीक है, 90% से ज़्यादा बॉडी का सेरोटोनिन यहाँ बनता और स्टोर होता है। यह एक लोकल गट मोटिलिटी और एंट्रिक रिफ्लेक्सेस को रेगुलेट करने के लिए यूज होता है। अब पेरिफेरली स्टोरेज डिपो हमारा सर्कुलेटिंग प्लेटलेट्स होते हैं, और ये प्लेटलेट्स के अंदर ये स्टोर होता है। ठीक है, ये प्लाज्मा से सेरोटोनिन ट्रांसफ़र यानी SCRT के थ्रू एक्टिवली अपटेक करते हैं और डेंस ग्रेन्यूल्स में जाके स्टोर होते हैं। SCRT करके एक ट्रांसपोर्टर होता है, सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर। ठीक है, और ये सेरोटोनिन को प्लेटलेट्स के अंदर स्टोर करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है 5-HT रिसेप्टर फैमिली। ठीक है, सेरोटोनिन के रिसेप्टर के बारे में, इसके 7 तरह के रिसेप्टर होते हैं, 5-HT1, HT2, HT3, HT4, HT5, HT6 और HT7। इसमें से मेन जो है 5-HT3 है, मतलब वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे रिसेप्टर इसके आइनोट्रोपिक नहीं होते। ठीक है, ये सिर्फ आइनोट्रोपिक होता है, बाकी सारे रिसेप्टर लैगेंड बेस्ड हैं। तो ये क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में पूछ सकता है आपसे कि विच ऑफ द सेरोटोनिन रिसेप्टर इज़ अ आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। तो इसका एग्जांपल याद रखना 5-HT3। अब इसके ड्रग्स कौन कौन से होते हैं? ओंडासेट्रन, ठीक है, जो बहुत ही बेसिक है। ये कहाँ देते हैं? मोशन सिकनेस या वॉमिटिंग में। ठीक है,
अब पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सेरोटोनिन और सिस्टमिक टॉक्सिसिटी देखते हैं। इसके 3 एरिया हैं। पहला एरिया है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, माइग्रेन पैथोजेनेसिस। सेरोटोनिन के फ्लक्चुएशन से क्रैनियल वेसल्स में सब्सिक्वेंशियल इवेंट होते हैं, मतलब जो क्रैनियल वेसल्स है ये सब में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होने की वजह से पहले वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, फिर पेनफुल रिएक्टिव वैसोडायलेशन होता है। पहले वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन फिर वैसोडायलेशन होता है, ठीक है। इसीलिए माइग्रेन इतने पेनफुल होते हैं। नॉर्मल फंक्शन में 5-HT मूड, एपेटाइट या सर्कैडियन स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। दूसरा एंट्रिक नर्वस सिस्टम होता है जो हमारा स्टमक है, ठीक है। जब एक्सैगरेटेड 5-HT रिलीज होता है तो इंट्रिंसिक न्यूरॉन्स हाइपर स्टिमुलेट होते हैं। इससे इंटेंस पेरिस्टालसिस, ये जो मोशन है, पेरिस्टालसिस मोशन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्रैम्पिंग और डायरिया दोनों होता है, ठीक है। तीसरा है सिस्टमिक फीचर्स, सिस्टमिक एक्सेस, जिसको सेरोटोनिन सिंड्रोम भी कहते हैं। HT सिंड्रोम ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है जब होता है जब मल्टीपल सेरोटोनिक ड्रग SSRI या माओ इनहिबिटर एक साथ दे दिए जाते हैं। इस 3 चीज़ें को याद रखना है। पहला अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, दूसरा ऑटोनोमिक हाइपर एक्टिविटी, तीसरा न्यूरोमस्कुलर एबनॉर्मलिटी, ठीक है। अब 5-HT एंटागोनिस्ट, ठीक है। अब पहला इसमें है ऑन्डासेट्रन, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ऑन्डासेट्रा, ठीक है। ये हाईली सेलेक्टिव 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, जिसका साइट ऑफ एक्शन होता है 5-HT3 रिसेप्टर को ब्लॉक करना, ठीक है। अब ये 2 जगह वर्क करते हैं। पहला पेरिफेरली, ठीक है, पेरिफेरली ये वेगस टर्मिनल पे ब्लॉक करता है, और सेंट्रली CTZ एरिया में काम करता है। डायग्राम देखो, वेगस नर्व गट से CTZ तक सिग्नल भेजती है, वेगस नर्व सिग्नल यहाँ से कैरी करके यहाँ तक लेके आती है, ठीक है। वो ऑन्डासेट्रन यहाँ पे 5-HT रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। हाईली सेलेक्टिव फॉर 5-HT रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, साइट ऑफ एक्शन ब्लॉक द 5-HT चैनल्स। क्लिनिकल इंडिकेशन कहाँ है? इसको कीमोथेरेपी के साथ दिया जाता है ताकि MSS को कंट्रोल किया जा सके। सेकेंड ड्रग है साइक्रोहेप्टाडिन। साइक्रोहेप्टाडिन ये नॉन सेलेक्टिव 5-HT2 ब्लॉकर्स या HT1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। क्लिनिकल इंडिकेशन क्या है? सर्कनाइड सिंड्रोम मिटिगेट्स द सेवरल सीवियर फ्लशिंग एंड डायरिया कॉज्ड बाय द मैसिव 5-HT सिक्रेशन एंड इंडोन्यूक्राइन ट्यूमर्स। तो होता क्या है कि हमारे स्टमक या इंटेस्टाइन रीजन में
अगर ट्यूमर डेवलप हो जाता है, ये क्या करते हैं, इंटरक्रोमोफिन सेल्स को प्रेस करते हैं। प्रेस करने की वजह से सेरोटोनिन का रिलीज़ बढ़ जाता है। सेरोटोनिन का रिलीज़ बढ़ने से पेरिस्टाल्सिस मोशन बहुत फास्ट हो जाता है और डायरिया, पेरिस्टाल्सिस फास्ट हुआ, दैट विल अल्टीमेटली लीड इनटू डायरिया। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम 5-HT2 5-HT1 ब्लॉकर्स देते हैं। ठीक है, अगला है काइनिन सिस्टम और ब्रेडिकाइनिन एक्यूमुलेशन। ठीक है, पाथवे देखो, ब्लड में एक इनएक्टिव प्लाज्मा प्रिकर्सर होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट किनोनोजन यानी HMKW। जब टिश्यू इंजरी या इन्फ्लेमेशन होती है तो कैलिकरिन एंजाइम एक्टिवेट होता है। ठीक है, सपोज दैट इंजरी हुई है तो कैलिकरिन एंजाइम एक्टिवेट होता है और कैलिकरिन HMKW को क्लीव करके, मतलब उसको पार्ट में ब्रेक करके ब्रेडिकाइनिन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ब्रेडिकाइनिन के इफेक्ट क्या है, प्रोफाउंड वैसोडाइलेशन, इंक्रीज्ड कैपिलरी परमिएबिलिटी, और ये प्राइमरी सेंसिटाइज़र है, यानी नॉइसियोसेप्टिव यानी नर्व एंडिंग्स पे प्राइमरी सेंसिटाइज़र ऑफ नॉइसियोसेप्टिव पेन नर्व एंडिंग। और आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेडिकाइनिन डायरेक्टली पेन प्रोड्यूस नहीं करता है, यह पेन फाइबर्स को सेंसिटाइज करता है और ये लेटर प्रोस्टाग्लैंडिन को प्रोड्यूस करते हैं और जिसके वजह से हमें पेन होता है। ठीक है, अब एस इनहिबिटर का कनेक्शन क्या है ये देखते हैं हम लोग। ब्रेडिकाइनिन नॉर्मली काइनेज 2 से डिग्रेड होता है और काइनेज 2 से आइडेंटिकली एस जैसा है। जैसा ब्रेडिकाइनिन काइनेज 2 से डिग्रेड होता है, लाइक टुकड़ा टुकड़ा होता है, लेकिन काइनेज 2 और एस इनहिबिटर 2 दोनों के स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, जब हम एस इनहिबिटर लेते हैं जैसे इनालप्रिल, लिंसोप्रिल, ये काइनेज 2 को भी ब्लॉक करते हैं, इसलिए ब्रेडिकाइनिन एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, अब हम एस इनहिबिटर लेने की वजह से ये ब्रेडिकाइनिन के भी कन्वर्जन को ब्लॉक करता है, इससे ब्रेडिकाइनिन एक्यूमुलेट होता है हमारे बॉडी में। और क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंस इसका यही है, इस एक्यूमुलेट ब्रेडिकाइनिन से पल्मोनरी ट्रैक में पर्सिस्टेंट ड्राई कफ, ड्राई इरिटेटिंग होती है, तो ड्राई कफ इसका साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, अब प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। ठीक है, अब हम प्रोस्टाग्लैंडिन पे आते हैं। ये ऑटोकॉइड्स का लिपिड क्लास है और सिंथेसिस पाथवे इसका देखें तो, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड में फॉस्फोलाइपेज A2 यानी PLA2 एंजाइम एराकिडोनिक एसिड 20 कार्बन लिपिड को क्लीव करता है और ये पहला स्टेप है। फॉस्फोलाइपेज 2 आया और एराकिडोनिक एसिड को क्लीव किया है, ये पहला स्टेप है। और एराकिडोनिक एसिड दो एंजाइम कॉक्स एंजाइम कॉक्स 1 और कॉक्स 2 जो भी प्रेजेंट होगा उस हिसाब से अपने आप को डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, साइक्लिक इंटोपेरिक ऑक्सीडेज भी कहते हैं इनको। इसके बाद से कोई PGE2 बनाएगा, कोई PGF2 बनाएगा, कोई PG2 अल्फ़ा बनाएगा। तो ठीक है, PLA आया और ये एराकिडोनिक एसिड को ब्रेक डाउन किया। अब एराकिडोनिक एसिड
कॉक्स 1 या कॉक्स 2 के प्रेजेंट में अपने आप को प्रोस्टाग्लैंडिन में चेंज करेंगे। अब डिपेंडिंग अपॉन उनको कॉक्स 1 मिला, उस हिसाब से प्रोस्टाग्लैंडिन, डिफरेंट टाइप के प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे। कॉक्स 2 की वजह से अगर इसमें चेंजेस आए हैं तो डिफरेंट टाइप के प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे। ठीक है। अब NSAID क्या करते हैं, ये कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करते हैं ताकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन ना प्रोड्यूस हो, और प्रोस्टाग्लैंडिन अगर प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमें पेन, इन्फ्लामेशन या फीवर के सिम्टम नहीं आएंगे। अब ये सेलेक्टिव हो सकते हैं कि कॉक्स 1 एंजाइम को ही ब्लॉक करे या कॉक्स 2 को ही ब्लॉक करे, जैसे सेलिकॉक्सिब, वेलिकोकॉक्सिब। ठीक है। अब फिजियोलॉजिकल डाइवर्जेंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। अब देखते हैं PGH2 के कौन से अलग प्रोस्टेनाइड्स बनते हैं और कहाँ पे काम करते हैं। ठीक है। अब ये PGH2 कहाँ से आया, PGH2 ये है। ठीक है। ये वाला चार्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पहले PLA2 आया, एरिकडोनाइक एसिड को ब्रेक हुआ, ये ब्रेक 2 एंजाइम के प्रेजेंट में होता है, कॉक्स 1, कॉक्स 2। इससे एक सेंट्रल हब बनता है PGG2 टू PGH2। अब इनसे डिपेंड करता है कि कौन सी एंजाइम आपके साथ आई थी, कौन से रीजन पे है और कहाँ पे है, इसके हिसाब से एक्शन होता है। पहला गैस्ट्रिक म्यूकोसा PGE2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, ये एक साइटोप्रोटेक्टिव है और ये 2 काम करता है। गैस्ट्रिक HCl सिक्रेशन को इनहिबिट करता है और प्रोटेक्टिव अल्कलाइन म्यूकोसल जेल को प्रोड्यूस करने के लिए स्टमक को स्टिमुलेट करता है, जिसमें बाइकार्बोनेट और म्यूकस होते हैं, और ये जेल स्टमक को अपने एसिड से प्रोटेक्ट करता है। PGE2 2 काम करता है। पहले तो साइटोप्रोटेक्टिव एक्शन करता है, एक्टिवली इनहिबिट द गैस्ट्रिक एसिड HCl सिक्रेशन, जो कि पेप्टिक अल्सर में काम आ सकती है। ठीक है। अल्कलाइन म्यूकोसल जेल टू प्रिवेंट द ऑटोलाइसिस, मतलब HCl से ये सेल डैमेज ना हो, उससे भी प्रोटेक्ट करता है। दूसरा वैस्कुलर एंडोथेलियल PGI2, प्रोस्टासाइक्लिन, यह वैस्कुलर एंडोथेलियल को प्रोड्यूस होता है और ये लोकल वैसोडाइलेशन को मेंटेन करता है। इनका मेन काम हो गया और प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है ताकि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो स्मूथ रहे, कोई अड़चन ना आए। सपोज दैट यहाँ पे चोट लगने पे बॉडी रिएक्ट करती है और यहाँ पे प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हो जाता है, तो लेकिन यहाँ पे मौजूद प्रोस्टाग्लैंडिन I2 इस चीज़ को इनहिबिट करेगा और ये ब्लड फ्लो को रेगुलर करने में मदद करेगा। तीसरा है सर्कुलेटरी प्लेटलेट्स TXA2, थ्रोम्बोक्सिन X2, ये प्लेटलेट से प्रोड्यूस होता है और ये PGI2 का फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट है। तो हमें ये याद रखना है, पहला पॉइंट PGI2 का एंटागोनिस्ट TXA2। ठीक है। अब इसका मेन काम क्या होता है, लोकल वैसोकंस्ट्रिक्शन को प्रमोट करता है और रैपिड प्लेटलेट एग्रीगेशन को ड्राइव करता है, जो प्राइमरी हीमोस्टेसिस या क्लॉट फॉर्मेशन के लिए बहुत नेसेसरी होता है। तो बैलेंस याद रखो, PGI2 वर्सेस TXA2। ठीक है। ये बैलेंस हीमोस्टेसिस को रेगुलेट करता है और एस्पिरिन लो डोज में TXA2 को ब्लॉक करता है, क्योंकि ये प्लेटलेट कॉक्स को रीजनरेट नहीं करते हैं और इसलिए एस्पिरिन अपना एंटी प्लेटलेट के एक्शन के रूप में यूज़ होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ NSAID कैन हेल्प अ पर्सन दो तीन स्लाइड और है।
अब पैथोलॉजिकल ट्राइड को देख लेते हैं। इन्फ्लेमेशन, फीवर और पेन, सेंट्रल पैरेसिस फीवर, ठीक है। सर्कुलेटरी पैरोजन, इंटरलीकिन U1 triggers the COX-2 to produce PGE2, ठीक है, within the anterior hypothalamus, effectively resets the body central homeostat to higher level। होता क्या है देखो, सर्कुलेटरी पैरोजन जिसे इंटरलीकिन 1 या COX-2 को एंटीरियर हाइपोथैलेमस में ट्रिगर करते हैं, ठीक है। अब COX-2 वहाँ पे PGE2 को प्रोड्यूस करता है। PGE2 को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब PGE2 बॉडी के सेंट्रल थर्मोस्टैट जो कि हाइपोथैलेमस के रीजन में जो भी हमारा हेमियोस्टैट होता है उसको ट्रिगर करता है और उसको रीसेट कर देता है, ठीक है। इसी वजह से हमारे बॉडी का फीवर आता है। अब दूसरा है पेरिफेरल हाइपर एलिजेशिया यानी पेन सेंसिटाइजेशन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टाग्लैंडिन डायरेक्ट पेन स्टिमुलेंट नहीं होते हैं, ये सेंसिटाइजर होते हैं और ये डायरेक्टली नोसियोसेप्टिव नर्व एंडिंग्स को फायर नहीं करते हैं, ये दूसरे को करते हैं। ये क्या करते हैं, ये नोसियो रिसेप्टर को स्लाइट प्रेशर वो भी अब दर्द देता है, ठीक है। ऐसे ब्राइडोकैनिन को दूसरे स्टिमुली बहुत एग्जैगरेटिव पेनफुल रिस्पॉन्स देते हैं। इस स्टेट को हाइपोप्लेजिया कहते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, अब इसको आम भाषा में समझते हैं, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर यूनिकली सेंसिटाइजर। अगर कोई कहेगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन डायरेक्ट पेन कॉज करता है, नहीं, ये दो तरीके से कर सकता है, ब्रैडिकाइनिन या फिर इसके रिसेप्टर को चेंज करके, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, सेंसिटाइज, ये ब्रैडिकाइनिन को स्टोर करते हैं जो कि हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमें पेन देखने को मिलता है। पहला ये, और दूसरा ये क्या करते हैं कि रिसेप्टर को सेंसिटाइज कर देते हैं। इट्स लाइक कि अगर आप पहले आपके 10 रोटी में पेट भरता था, ठीक है, सपोज दैट आ थ्रेशोल्ड फॉर अ सेल वाज 10 रोटी, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपको थोड़ा थोड़ा खाना मिलता रहा। क्या आप 10 रोटी खा पाएंगे? आपका 10 रोटी आपको चाहिए होगा? नहीं, आपको 2 रोटी में पेट भर सकता है। तो सेम ये क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा उसको टच करके वापस आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि रिसेप्टर सेंसिटिविटी बढ़ जाता है, सेंसिटाइज हो जाता है, और ये हल्का सा भी थ्रेशोल्ड बढ़ने की वजह से ये पेन का फैक्टर बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, ठीक है। अब इसको ट्रीट करने के लिए क्या, NSAID, एग्जाम्पल एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, ब्लॉक द कॉक्स एंजाइम। कॉक्स को यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे वो, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन को बढ़ा ही नहीं पाएगा। अब लास्ट टॉपिक है ऑपोइड्स, ऑटोकॉइड्स, ठीक है। अब हम पेप्टाइड्स, ऑटोकॉइड्स पे आते हैं, स्पेशली इंडोजेनस ऑपोइड्स। ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन से बिल्कुल अलग है। ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, ये छोटे मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, ये बड़े पेप्टाइड्स मॉलिक्यूल होते हैं। मतलब अगर कोई पूछे आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट न्यूरोपेप्टाइड्स और पेप्टाइड्स, उसके एग्जाम्पल में अगर ओपोइड्स हो तो बिल्कुल इनको आप टिक करके आना, ठीक है। अब सिंथेसिस क्या है इसका, इंडोजीनियस पेप्टाइड्स न्यूरोलन सोमा से निकलते हैं और इसके इनर्ट प्रिकर्सर प्रोटीन के रूप में बनते हैं। ये 3 मेजर प्रिकर्सर है। पहला POMC, दूसरा प्रो एनकेफेलिन,
ठीक है, और प्रोडाइनोफेरिन। ये नेचुरली क्या करते हैं, पेन रिसेप्टर को मॉड्यूलेट करते हैं, स्ट्रेस रिस्पॉन्स को मैनेज करते हैं, इमोशंस को रेगुलेट करते हैं। यही रीज़न है कि जब हम एक्सोजेनियस पेप्टाइड्स ओपॉइड्स ले लेते हैं, जैसे मॉर्फिन लेते हैं, तो इतना पावरफुल एनाल्जेसिक होता है ये, क्योंकि सेम रिसेप्टर पे एक्ट करता है और इंडिजिनियस ओपॉइड्स के लिए बने होते हैं। लाइक हमें ओपॉइड्स लेने पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक क्यों फील होता है, क्योंकि हमारे रिसेप्टर सपोज दैट दे आर बॉर्न फॉर 1 मिलीग्राम ऑफ एक्शन ऑफ अ केमिकल, क्योंकि न्यूरोपेप्टाइड्स हमारे बॉडी में, ठीक है, पेप्टाइड इंडिजिनियस पेप्टाइड्स के लिए बने हुए रिसेप्टर हैं। अब हम इसको बाहर से ओपॉइड्स देंगे, ठीक है, रिसेप्टर को बहुत ही स्ट्रांगली एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब लास्ट है ऑपॉइड रिसेप्टर सिग्नल। ये समझो कि ये समझ गए तो फिर फार्माकोलॉजी क्लियर हो जाएगी। ऑपॉइड रिसेप्टर 3 के प्रकार के होते हैं, म्यू, कप्पा, डेल्टा। ठीक है, अब ये 2 जगह काम करते हैं, प्री साइनेप्टिक यहाँ पे या पोस्ट साइनेप्टिक पे। ठीक है, प्री साइनेप्टिक ऑपॉइड रिसेप्टर को एक्टिवेट होने पे GI वोल्टेज को, कैल्शियम को बढ़ा देता है, और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, ठीक है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं। ठीक है, अब पोस्ट साइनेप्टिक क्या करते हैं, ओपन्स inwards rectifying potassium channel, driving potassium influx. This cause profound membrane hyperpolarization, making the neuron highly sensitive to firing. मतलब ये सेल को इतना हाइपरपोलराइज कर देते हैं ताकि इनको एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये टॉपिक, ये यूनिट 5 में का बहुत ही बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग थी एम फॉर्म के लिए। ठीक है, आप बी फॉर्म में वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एम फॉर्म एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से यूनिट 5 का रिवीजन हो गया। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख के बेसिकली आप समझ सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छा से कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।